इंटरनल कम्बस्चन इंजन्स कर रहे थे हम। ये डायग्राम कम्प्लीटली हमने समझ ली, कौन कौन सा कंपोनेंट्स है, कैसे वर्किंग होती है। फोर स्ट्रोक साइकिल भी हमने समझ लिया, इंडक्शन स्ट्रोक भी समझ लिया, इनटेक जो होती है, कंप्रेशन स्ट्रोक भी आ गया, हमें पता चल गया, वर्किंग स्ट्रोक भी समझ आ गई और एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी समझ आ गई। ये टाइमिंग डायग्राम है, ये भी थोड़ी देर में आ जाएगी। फिर ये हमारे पास टू स्ट्रोक इंजन था, इसकी भी हमने डायग्राम देख ली। टू स्ट्रोक की डायग्राम्स हैं। और अदर टाइप्स ऑफ इंजन, और बहुत तरह के इंजन होते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब आगे हमारे पास क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्मेंस कि एक इंजन की परफॉर्मेंस के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। उसके लिए मेरे पास ये एक स्लाइड्स हैं, थोड़ी अच्छी स्लाइड्स हैं। ज़रा है तो बुक से ही, इसी बुक से, पर ज़रा यहाँ पे सीक्वेंस में लिखी होती हैं। अच्छा, एस सही है, स्पार्क इग्निशन इंजन, तो हमने ये 4 स्ट्रोक पढ़ लिए, ठीक हो गया। 4 स्ट्रोक इंजन हमें अब समझ आ गई, ये 4 स्ट्रोक थे इसके अंदर। फिर हमारे पास क्या है, इंटरनल कंबस्चन इंजन। ये हमारे पास क्या है, ये वाला जो इंजन है जिसके साइड से पैनल जा रहा है, ये हमारे पास टू स्ट्रोक इंजन है। टू स्ट्रोक इंजन ये हमने समझ लिया था। ये एक अदर टाइप ऑफ इंजन में एक वैंकल इंजन की एग्जांपल है। वैंकल इंजन बेसिकली ज़्यादा डिफरेंट किस्म का इंजन है। इसके अंदर एक ये ट्रायंगुलर किस्म का पिस्टन होता है, यहाँ से इनटेक आती है, फिर ये यहाँ पे है। मेरा ख्याल ये एनिमेशन है, प्ले नहीं होगी। ये बेसिकली प्ले हो रही है, ये देखें ऐसे है वैंकल इंजन। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या है, एक जगह यहाँ से इनटेक आती है, ये इनटेक यहाँ पे गई, यहाँ पे कंबस्चन हुई, यहाँ से एक्सपैंड हुई और यहाँ से बाहर चलेगी। तो ये एक वैंकल इंजन है। ये गाड़ी थी मजदा RX-7 शायद है, उसके अंदर ये आता भी है वैंकल इंजन। तो यहाँ पे देखिए बताया हुआ है कि आपके पास इनटेक होगी, इनटेक के बाद जब ये उस तरफ को जाएगा कंप्रेशन हो जाएगी, फिर ये स्पार्क हो जाएगा, स्पार्क के बाद ये आपके पास एग्जॉस्ट हो जाएगी, और फिर यहाँ से एग्जॉस्ट से क्या होगा, पावर प्रोड्यूस होगी, और फिर ये यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएगा। कंप्रेशन के बाद कम्बस्चन होगी, कम्बस्चन के बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएगा बेसिकली। तो ये एक अदर टाइप ऑफ इंजन में आता है, वैंकल इंजन। वैंकल इंजन नॉट रिस्पॉन्डिंग। वैंकल इंजन की चलें उतनी देर हम कोई एनिमेशन देख लेते हैं। वैंकल इंजन, ये एक वैंकल इंजन की बेसिकली हमारे पास एनिमेशन है, वीडियो है। ये आपके पास जो मैंने आपको बताया कि गाड़ी थी उसके अंदर आता था। यहाँ पे जाके वैंकल इंजन एक अच्छा इंजन था बेसिकली। ये पावर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता था, ये देखिए। तो ये पावर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, इस वजह से इस इंजन को एक अच्छा इंजन कहा गया था। पर ये इतनी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता था कि हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती थी, इतनी हीट प्रोड्यूस होती थी कि कंपोनेंट्स इंजन के वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते थे। इस वजह से ये सक्सेसफुल नहीं रहा वैंकल इंजन। वरना ये एक मतलब, अगर लेट्स सपोज कल को हमारे पास ऐसा मटेरियल आ जाए जो ये बियर कर ले इतनी हीट को, तो ये एक बड़ा अच्छा इंजन बन सकता है। तो इसके दो जो साइड इफ़ेक्ट्स वो यही थे। एक तो मैंने आपको बता दिया। सेकंड, आप खुद देख रहे हैं कि इसमें हर स्ट्रोक में पावर प्रोड्यूस हो रही है इस इंजन के अंदर। देखें हर स्ट्रोक में आपके पास जो यहाँ पे डायग्राम है, हर स्ट्रोक में देखें ये स्पार्क प्लग इग्नाइट कर रहा है और इग्निशन प्रोड्यूस हो रही है। हर स्ट्रोक में पावर प्रोड्यूस से पावर ज़्यादा मिल जाती है। पर एक डिसएडवांटेज है कि फिर हर, क्योंकि उसको ठंडा होने का टाइम नहीं मिलता। लाइक 4 स्ट्रोक वाला इंजन है ना, एक स्ट्रोक में पावर प्रोड्यूस हुई, बाकी 3 में वो वैसे ही रोटेट कर रहा है, एक में इनटेक कर रहा है, ठंडी हवा बाहर से आ रही है, वो कूल हो जाता है। तो ये वाला कंपार्टमेंट है, ये कूल होने का उसको टाइम ही नहीं मिलता। ये जब कूल होने का टाइम नहीं मिलता आपको, तो फिर वो क्या है कि ये मेल्ट हो जाता है। एक तो ये डिसएडवांटेज है। दूसरा ये देखें, हर में पावर प्रोड्यूस हो रही है तो ये फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। वहाँ वो 4 बार आपने बेसिकली देखें, 4 बार इस, ये तो टू स्ट्रोक है ना, ये जो नॉर्मल केस था आपके पास, इसमें 4 बार पिस्टन ने मूव करना था, फिर आपके पास यहाँ पे रोटेशन होनी थी, तो आपके पास फ्यूल कम कंज्यूम होना था। मतलब फ्यूल एक बार आया, और ये जब ऊपर से नीचे गया एक बार रोटेट होगी, फिर ये ऊपर से नीचे गया 2 बार रोटेट होगी। तो एक बार फ्यूल
आया और 2 आरपीएम प्रोड्यूस हुए, आरपीएम नहीं सॉरी 2 बार रोटेट हुआ बेसिकली। ये फ्यूल एक बार अंदर आया तो ये 2 बार रोटेट हुआ, और जब तक अगला फ्यूल आएगा ये 2 बार रोटेट हो चुका होगा, तो फ्यूल इसमें कम कंज्यूम हुआ है। इस केस में ये एक बार भी पूरा रोटेट नहीं करता और आपका फ्यूल जो है वो बार बार कंज्यूम हो रहा है, तो इसके में फ्यूल ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था आपके पास, तो फ्यूल एफिशिएंट नहीं है इन शॉर्ट। तो ये हमारे पास एक वेंकल इंजन था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंप्रेशन रेशो के ऊपर। अब जो आपके पास इंजन है यहाँ पे ये देखें, अब कंप्रेशन रेशियो बेसिकली ये है कि जितना ये कंप्रेस करेगा इसको ये कंप्रेशन रेशियो होगी हमारे पास, जो एयर को ये कंप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इट इज़ द रेशियो बिटवीन द सिलेंडर वॉल्यूम अबव द पिस्टन एट बॉटम डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर में जब वो नीचे जाता है उसके ऊपर वाला जो वॉल्यूम है वो, एंड वॉल्यूम अबव द पिस्टन एट टॉप डेड सेंटर, जब टॉप डेड सेंटर पे चला जाता है तब भी थोड़ा सा वॉल्यूम आता है, वो VDC इज प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम अंडर द सिलेंडर। तो ये बेसिकली कंप्रेशन रेशियो का फार्मूला। VSW क्या हमारे पास स्वेप्ट सिलेंडर वॉल्यूम है, हमारे पास जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है वो उसको ऐड करेंगे टॉप डेड सेंटर में और फिर उसको डिवाइड कर देंगे टॉप डेड सेंटर के साथ। तो मैं अब आपको डायग्राम से समझा देता हूँ क्या है। जो ये जिसमें पिस्टन मूव करता है ये स्वेप्ट वॉल्यूम है, स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस टॉप डेड सेंटर, ये ऊपर वाला जो वॉल्यूम जब ये ऊपर जाके लग जाएगा ना, एंड पे लग जाएगा, देखिए यहाँ पे एंड पे लगा हुआ है तो थोड़ा वॉल्यूम ऊपर बच जाएगा, उसको भी ऐड कर लेना है। डिवाइडेड बाय किससे क्या करना है, जो फार्मूले में जो ऊपर वाला एरिया बच गया उसी से हमने डिवाइड करना है, VTDC से ही डिवाइड करना है। ये दोनों वैल्यूज देखें सेम है, तो हमारे पास ये कंप्रेशन रेशो आ जाती है। ठीक हो गया। ये देखें ये टॉप डेड सेंटर के ऊपर यहाँ पे है, ये बॉटम डेड सेंटर के ऊपर है, तो इसके दरमियान में जो हमारे पास है ये स्वेप्ट वॉल्यूम है, और जब ये ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर जो वॉल्यूम बच जाता है वो क्लियरेंस वॉल्यूम है, तो वो VSW जो यहाँ पे लिखा हुआ था, VSW प्लस ये टॉप डेड सेंटर वाला वॉल्यूम, ये ऊपर वाला जो क्लियरेंस वॉल्यूम है टॉप डेड सेंटर वाला वॉल्यूम, इन दोनों को ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हॉर्स पावर। गाड़ी की बेसिकली आपने देखो HP होता है, कितने हॉर्स पावर की गाड़ी है, तो हॉर्स पावर बेसिकली क्या है, पावर इन मेजर्ड इन मैनी यूनिट्स बिसाइड्स हॉर्स पावर depending on location and application. Watt and kilowatts are in common use worldwide. Less common measures includes thermal units per hour और foot pound per। हमारे पास हॉर्स पावर की डेफिनेशन क्या है बेसिकली, स्टैंडर्ड मैकेनिकल हॉर्स पावर इज डिफाइंड एज अबाउट, लाइक आप सिंपल ये है कि अगर आपके पास 745.7 वाट्स है, वाट्स आपको पता है जूल पर सेकंड होता है, अगर जूल पर सेकंड प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आप उसको 1 हॉर्स पावर कहेंगे। ठीक है। एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट है वाट, वाट होता है जूल पर सेकंड, और अगर आपके पास वो 745.7 वाट्स जनरेट हो रहे हैं तो ये आपके पास क्या है, 1 हॉर्स पावर के बराबर है, 1 हॉर्स पावर। सिंपल इसकी डेफिनेशन यही है। नेक्स्ट हमारे पास होती है इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इंडिकेटेड हॉर्स पावर होती है, और हमारे पास एक और होती है ब्रेक हॉर्स पावर। ये 2 हॉर्स पावर है हमारे पास। इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर ये है बेसिकली कि आपके पास इंजन है गाड़ी का, यहाँ पे हम अगर ये ओपन करें तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखें आपके पास इंजन है, इंजन के आगे ये गाड़ी के टायर हैं और मतलब बहुत सारी चीज़ें आगे कनेक्ट होती हैं। ठीक है। तो इंडिकेटेड पावर बेसिकली क्या है कि जो इंजन में पावर प्रोड्यूस हो रही है वो इंडिकेटेड पावर है, और जो पावर ट्रांसमिट हो रही है टायर्स तक उसमें डिफरेंस आएगा। क्यों डिफरेंस आएगा, इंजन में पावर ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, उसके बाद आगे वो टायर्स तक जाएगी शाफ्ट के ज़रिए, दरमियान में आपको पता है गेयर्स भी आते हैं, गेयर्स आएंगे, फिर गेयर्स के बाद शाफ्ट पे जाएगी, फिर टायर पे जाएगी, तो जाते जाते पावर कम रह जाएगी, तो वो फिर ब्रेक पावर होगी। तो दो डिफरेंस यही है। अगर इंडिकेटेड पावर बताएं तो सिर्फ इंजन की पावर है, और जब वो टायर तक जाती जाएगी तो वो कम रह जाएगी, क्योंकि दरमियान में गेयर आएंगे, फ्लाई आएगा, फ्लाई होगा, फिर गेयर्स होंगे, फिर शाफ्ट होगी, फिर टायर पे जाएगी। तो इतने कंपोनेंट्स जब लगेंगे तो उसकी पावर जो वहाँ तक जाते कम हो जाएगी, तो फिर वो क्या रह जाएगी, ब्रेक पावर उसको कहेंगे। Indicated horsepower is the power developed inside the combustion chamber during combustion. Indicated power is always higher than brake power, as some of the power developed in the cylinder is lost in overcoming the internal friction of the engine. तो ये आपके पास क्या था, इंडिकेटेड पावर है। इंडिकेटेड हॉर्स पावर का फार्मूला क्या है, PLAN/33,000। P आपके पास प्रेशर है, L जो स्ट्रोक की लेंथ थी वो है, एरिया ऑफ पिस्टन है, N नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट जो आपके पास RPM है वो है। तो आप इंडिकेटेड हॉर्स पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद था
ब्रेक हॉर्स पावर, brake horsepower is the measure of an engine horsepower before the loss in power caused by the gearbox, alternating differential, water pump or auxiliary pumps, etc. Or the amount of horsepower required to turn the crankshaft, pistons, gears and accessories in a reciprocating engine to compress the air into cylinders. The brake power actually delivered at the output shaft of the engine. ठीक है, जो आपके पास आउटपुट शाफ्ट के ऊपर आ रही होगी वो आपके पास होगी ब्रेक पावर। और इंडिकेटेड पावर क्या थी, जो सिर्फ पिस्टन के अंदर आपके पास आ रही थी। तो ब्रेक पावर आपके पास क्या है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, अगर आपके पास मैकेनिकल एफिशिएंसी 80% आया जो उसने क्या नॉर्मली होती, तो आप ब्रेक पावर आप इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी का आपको पता है आउटपुट बाय इनपुट होती है, मैकेनिकल परफॉर्मेंस ओवर आइडियल परफॉर्मेंस, तो हमारे पास इंजन की जो है वो एफिशिएंसी होगी। तो ये हमने इंडिकेटेड पावर थी ये इसको स्टडी कर लिया, ब्रेक पावर को स्टडी कर लिया। फ्रिक्शन पावर आपके पास क्या है, इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। मैकेनिकल एफिशिएंसी फिर आ गई आपके पास ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। ब्रेक पावर आपके पास आउटपुट है जो शाफ्ट पे मिल रही है, ओवर इंडिकेटेड पावर जो आपके पास टोटल पावर है, ये आपके पास मैकेनिकल एफिशिएंसी आ गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास उसने एक चीज़ बताई है, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। ये है आपके पास मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा, स्पार्क से क्या होगा, कंबस्टन होगी, कंबस्टन से एक प्रेशर जनरेट होगा इसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर। तो प्रेशर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर से। मीन इफेक्टिव प्रेशर आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आप कहते हैं कि इतना प्रेशर जो है जो आपके फ्यूल था उसने सिलेंडर के ऊपर लगाया, तो डेट्स मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर आपको समझ आ गया कि जब वो बर्निंग होगी, तो बर्निंग हुई है तो उससे जो पिस्टन के ऊपर आपके पास प्रेशर जनरेट होगा, तो दैट इज़ योर मीन इफेक्टिव प्रेशर। ठीक है, फ्रिक्शन पावर थी, फ्रिक्शन पावर भी आपको पता चल गई, हॉर्स पावर भी पता चल गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टॉर्क। टॉर्क इज़ अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ एन इंजन टू डू वर्क। आपको यहाँ से समझ आएगा ये एक कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क है वर्सेस पावर। हमारे पास एक ये गाड़ी है, ठीक है, और फिर हमारे पास एक ये ट्रक है। अब क्वेश्चन ये है कि विच इज़ मोर पावरफुल। सो थिंग क्या चीज़ पावरफुल है, अब स्पेसिफिकेशन बता देते हैं। गाड़ी आपके पास है, इसका जो 2000 सीसी गाड़ी है, ठीक है। अब इसके पास हॉर्स पावर क्या है, 330 ब्रेक हॉर्स पावर, और टॉर्क आपके पास ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास दोनों चीज़ों में पावर किसकी ज़्यादा है। जिसकी पावर बात करें, नॉर्मली हम कहते हैं कि ट्रक की पावर ज़्यादा है, बट आपके पास देखें ये ट्रक है और यहाँ पे देखें कंपेयर किया कि आपके पास 2000 सीसी गाड़ी है, इसकी हॉर्स पावर क्या है 330 ब्रेक हॉर्स पावर, और टॉर्क है 315। और अब देखिए ये एक ट्रक है, ये कितना है 5880 सीसी है, ठीक है, और इसकी हॉर्स पावर कितनी है 235, और देखें ये इससे क्या है कम है। और टॉर्क इसका क्या है 589.5 एट 1500 RPM। तो बेसिकली अगर हम ट्रक और गाड़ी को कंपेयर करें तो उसमें हमें पता चला कि पावर बेसिकली गाड़ी की ज़्यादा होती है, ट्रक का जो होता है टॉर्क ज़्यादा होता है। तो ये एक थोड़ी सी यहाँ पे एग्जांपल दी थी बताने के लिए डिफरेंस बिटवीन पावर एंड टॉर्क। पावर बेसिकली होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब आप खुद देखें ये गाड़ी है, इसने लाइक 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो इसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा बनिस्बत इसके ट्रक के, ट्रक का टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर होती है, पावर आपके पास गाड़ी की ज़्यादा है, और ट्रक जो है कम रेट से काम करता है, इसके ट्रक कम है, इसका क्या होता है टॉर्क बेसिकली ज़्यादा होता है। तो ये एक जो आपके पास थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे पावर वर्सेस टॉर्क के, टॉर्क और पावर में क्या डिफरेंस होता है। तो गाड़ी में आपको पता है कि टॉर्क भी होता है और पावर भी, दोनों चीज़ें होती हैं गाड़ी और जो जितने भी इंजन होते हैं। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन इंजन टू डू वर्क। हॉर्स पावर ऑफ द इंजन ऑन द अदर हैंड इज द रेट एट विच वर्क कैन बी डन। रेट मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी रेट लिखा होता है उसका मतलब होता है पर यूनिट टाइम।
तो हॉर्स पावर क्या है, पर यूनिट टाइम के टाइम कितना टाइम में कितना ज़्यादा काम कर सकता है वो पावर है। और टॉर्क है एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क तो हमें पता है कि ट्रक की ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा काम कर सकता है, और ये क्या है, कम काम कर सकती है। इस पे वेट ज़्यादा आ जाएगा तो ये वो नहीं बियर कर सकेगी, पर रेट ऑफ डूइंग वर्क गाड़ी का ज़्यादा है और ट्रक का कम है। तो ये आपको एक चीज़ जो है क्लियर होगी होगी यहाँ से, टॉर्क एंड पावर में डिफरेंस। और यहाँ पे डिफरेंट बताया हुआ है डिफरेंट आरपीएम्स के ऊपर, कि आरपीएम आपके पास क्या है, 1000 आरपीएम है, उसके पावर हाउस पावर क्या है, और फिर आरपीएम आपके इंक्रीज़ करते जाते हैं तो पावर भी इंक्रीज़ करती जाती है। एक टाइम आता है कि आपके पास आरपीएम इंक्रीज़ कर देते हैं पर पावर जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली हमारे पास ये जो ये डॉटेड लाइन में शो किया है टॉर्क है, और जो स्ट्रेट लाइन में शो किया हुआ है ये पावर है हमारे पास। तो पावर इंक्रीज़ कर रही है आपके पास, टॉर्क भी इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पे पावर ज़्यादा है पर यहाँ पे टॉर्क कम हो गया, क्यों? तो ये थोड़ा सा एक रिलेशन होता है कि पावर आपके पास इंक्रीज़ करी होती है और पावर और टॉर्क में क्या है, बेसिकली डिफरेंस ही है। चलो ये चीज़ क्लियर होगी आपको, पावरफुल चीज़ कौन सी थी। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मुझे याद आई कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1997 सीसी। तो बेसिकली सीसी का क्या मतलब होता है? सीसी का मतलब होता है क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो बेसिकली इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर में लें, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो ये सीसी बेसिकली सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये जितना इसका वॉल्यूम होता है। लाइक आपके पास बाइक है ना 70 सीसी, इसका मतलब क्या है कि उसका ये जो वॉल्यूम होगा ना, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो 70 है, उसका आंसर 70 है। इस तरह जब आपके पास गाड़ी है 800 सीसी है लेट्स सपोज, तो उसके अंदर क्या है आपके पास 800 में आपके पास 4 सिलेंडर लगे होंगे, तो फिर क्या होगा 200 का जो वॉल्यूम है, एक सिलेंडर का 200 वॉल्यूम होगा। एक का 200 है, दूसरे का 200, थर्ड थर्ड का भी 200 एंड फोर्थ का भी 200, तो वो टोटल क्या हो जाएगा 800 सीसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास ये जो सीसी का मतलब था वो आपको समझ आ गया। ये जो सीसी है ये उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, पिस्टन सिलेंडर का जो वॉल्यूम है ये वो है। अब ये 2000 है, अब इसमें आइडिया नहीं है, इनलाइन 4 सिलेंडर है तो इसका मतलब 2000 है, तो एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम है 500 ऑलमोस्ट होगा, क्योंकि 997 है तो ये 500 होगा ऑलमोस्ट। और एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये 2000 पूरा क्यों नहीं है, 1997 क्यों है? बेसिकली वो यही है कि जब वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो जो चीज़ बनाने के लिए इजी है वो इजी ही होगा। 2000 लाइक 500 एग्जैक्ट बनाना डिफरेंट और मुश्किल होगा, और ये थोड़ा सा एक डिफरेंस था इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास एफिशिएंसी की बात करें कि इंजन की स्पीड है आपके पास एक तरफ, और दूसरी तरफ आपके पास एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी में बेसिकली क्या है कि जैसे जैसे आपकी इंजन की स्पीड इंक्रीज़ करती है, एक टाइम आता है कि उसके बाद एफिशिएंसी आपके पास कम होना स्टार्ट हो जाती है। एफिशिएंसी कम होना स्टार्ट होने का रीज़न वो बेसिकली ये है कि जब आपके पास स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है तो पिस्टन ये बहुत तेज़ी से मूव कर रहा होता है, इतनी तेज़ी से मूव कर रहा होता है कि आपके पास यहाँ पे फ्यूल जो है प्रॉपर अंदर आ नहीं सकता। फ्यूल की क्वांटिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वॉल इतनी जल्दी से ओपन एंड क्लोज होता है कि प्रॉपर फ्यूल अंदर नहीं आ सकता। तो फिर उस केस में क्या होता है, जब प्रॉपर फ्यूल अंदर नहीं आ सकता तो फिर आपके पास क्या एफिशिएंसी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है एट जब आपके पास बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम हो जाते हैं। तो ये एक सेकंड फंडामेंटल्स थे हमारे पास, ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर, और ये सारी चीज़ें भी आपको समझ आ गई हैं। चलो अल्लाह हाफिज़।